आज के सिनेरियो में अगर मैं बात करूं, अगर बच्चे के डेवलपमेंटल डिलेज हैं, माइलस्टोन डिलेड हैं, बच्चे को मेंटली कोई इश्यूज हैं, मतलब मेंटली वो अपनी एज अप्रोप्रिएट चीजें नहीं कर रहा है, फिजिकली उसको इश्यूज हैं, अटेंशन के इश्यूज हैं, अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज हैं, अगर किसी तरह के सेंसरी इश्यूज हैं, तो हमें उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिकॉज आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, पहले का टाइम और था, लोग कहते थे कि कोई बात नहीं, बच्चा 4 से 5 साल का होगा, अपने आप ये इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, बच्चा अपने आप कर लेगा, ज्यादा वहम में मत पड़ो, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं बात करूं, वो पहले का टाइम था, जैसे पहले अगर हम लोग बात करें हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, दे आर वेरी रेयर प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत ही रेयर लोगों को होती थी। बट आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, एवरी सेकेंड पर्सन हैज दीज प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है एंड मेडिसिन लेना पड़ता है। तो वही सेम सिनेरियो अब बच्चों के साथ भी चल पड़ा है कि पहले होता था कि बच्चे लेट बोलते थे, बच्चों का टेंडेंसी रहती थी कि वो 4-5 ईयर के होने के बाद दे आर मोर एक्टिव, और जो भी डेवलपमेंटल डिलेज थे वो एकदम से वैनिश हो जाते थे। बट आज के टाइम में व्हेन द चाइल्ड इज 1.5 और 2, आपको स्ट्रिक्टली ध्यान देना चाहिए क्या मेरा बच्चा एज अप्रोप्रिएट चीजें कर रहा है मेंटली एंड फिजिकली। अगर नहीं कर रहा है, टेक सम मेजर्स, घर पे ही आप कुछ मेजर्स लीजिए, और बच्चे के डेवलपमेंटल डिलेज को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, गो टू अ थेरेपिस्ट एंड गेट एन असेसमेंट। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान, जो कि इन डिलेज को दूर करने में हेल्प करती है। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो अभी हमने डिस्कस किया फिजिकल, मेंटल, अटेंशन इश्यूज, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज के बारे में। तो आपने एक थेरेपिस्ट से असेसमेंट कराना है, एक्चुअली में बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कैसे मैं उसको कोप अप कर सकती हूँ। तो फर्स्ट आंसर वुड बी, मतलब कोई भी आप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, स्टॉप स्क्रीन, क्योंकि मैक्सिमम इश्यूज आ रहे हैं स्क्रीन टाइम की वजह से। स्टॉप स्क्रीन टाइम, बच्चे को अपने साथ, लोगों के साथ ज्यादा एंगेज कीजिए। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कि आपको दिख रहा है कि बच्चे को कुछ एक डिलेज हैं, आई कांटेक्ट में इश्यूज हैं, उसके नेम टू रिस्पॉन्स में इश्यूज हैं, अटेंशन कम पे कर रहा है, उसको और कोई सेंसरी इश्यूज हैं, लाइक टच में इश्यूज हैं, उसको बार बार मूवमेंट चाहिए, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपको वो दिख रहा है कि आपके बच्चे में कोई भी इश्यू है, नो हार्म इन फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटीज। असेसमेंट तो हमें कराना है, बट बाय द टाइम आपको लगता है कि यस बहुत मेजर इश्यूज है एंड आई हैव टू गो, उससे पहले आप घर पे ही कुछ एक स्टेप्स लेंगे तो इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। तो वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटीज। तो उस पे हम लोग बात करेंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो डे टू डे टास्क में आपको हेल्प आउट करती हैं, जो भी फिजिकल और मेंटल गैप रह गया है उसको फिलअप करने में, बच्चे की अटेंशन को इंप्रूव करने में, सेंसरी इश्यूज को कंट्रोल करने में, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेशन अगर कोई रह गए हैं उसमें, तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी से सॉल्व कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे को कोई इश्यू होगा तभी आपको कराना है, अदरवाइज नहीं कराना, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटीज विद योर चाइल्ड आप घर पे भी करते हैं, तो आप उसके ब्रेन को फुल पोटेंशियल तक रीच कर पहुंचाने में हेल्प आउट करते हैं, ताकि बच्चे का अटेंशन, लर्निंग, रिटेंशन, एक होता है चीजें ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके ध्यान रखना, और ध्यान करके उसको रिट्रीव करना, मतलब एक हाजिर जवाब, उसका हर टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना, वो सब चीजें ऑक्यूपेशनल थेरेपी से इंप्रूव होती हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे को इश्यू है तभी हमें कराना है। एवरी चाइल्ड, एवरी पर्सन कैन डू इट, और उससे बेनिफिट मिलते हैं। तो दिस इज अबाउट ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब दिस इज जो वीडियो है दैट इज अबाउट ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान 10। ये 10th प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। मैंने जो प्रीवियस प्लान्स दिए हैं वो एज 2+ से दिए हैं, कि 2 ईयर का बच्चा है अगर आप उससे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दीज आर स्टेप बाय स्टेप प्लान्स, जिसमें हम बच्चे की एज अप्रोप्रिएट और उसके फाइन मोटर और ग्रोस मोटर को ध्यान में रखते हुए ये एक्टिविटीज,
क्योंकि अब ये जो प्लान है दिस इज फॉर 4+, तो बच्चा इससे प्रीवियस प्लान्स कर चुका है तो वो फिजिकली एंड मेंटली इतना डेवलप हो चुका होगा कि ये वाली एक्टिविटीज अब वो कर पाएगा। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग। द सेकेंड थिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान में हम लोग, मैंने एक वीडियो शेयर की थी कि आप अपना खुद का प्लान भी घर पे बना सकते हैं, अपने बच्चे की नीड, अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग। वो कैसे बनाना है उसका लिंक मैं जो डिटेल वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप वहां से जाके जान पाए कि आप अपने बच्चे के लिए, अगर ये वाला प्लान आपका बच्चा इजिली कर रहा है बट आपके बच्चे को कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान आउट कर पाए। तो मैं एक ब्रीफ आपको बताती हूँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान में हम लोग क्या क्या रखते हैं। देखिए, वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव, मिड लाइन क्रॉसिंग, ब्रेन जिम, सेंसरी में टेक्टाइल एक्टिविटी, फाइन मोटर, ग्रोस मोटर, ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए कि मुझे इन सब पे फोकस करना है साइमल्टेनियसली, ताकि बच्चे के जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उन पे मैं वर्क कर पाऊं, और बच्चे के जो भी नीड्स हैं या डेवलपमेंटल डिलेज हैं उनको फुलफिल कर पाऊं। ठीक है, तो उसमें साथ में हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, वैसे तो देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ही पार्ट है। इसमें हम कुछ एक एक्सरसाइज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की भी डालेंगे, कि हो सकता है बच्चे को बहुत ज्यादा रिटेंशन नहीं है बट थोड़ी बहुत रिटेंशन हैं, तो थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करके वो हम लोग इश्यू सॉल्व आउट कर पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान। अब देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज हम करा सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, जिम बॉल पे बच्चे को बिठाना है, इस तरह से हैंड को मूवमेंट करना है और बच्चे को जो है उस पर क्लैप देना है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी, क्योंकि बच्चे को जिम बॉल पे अपने आप को बैलेंस करना है। अब आप देखेंगे मेरी हैंड की पोजीशनिंग ऐसी होगी कि उसको मिड लाइन क्रॉस करना पड़े, तो मिड लाइन क्रॉसिंग है, साथ ही साथ विजुअल ट्रैकिंग, क्योंकि मैं अपने हैंड को मूवमेंट करूंगी, जहां मूव करूंगी वहां क्लैप देना है, तो विजुअल ट्रैकिंग एंड अटेंशन भी इंप्रूव होगी। स्वीट, sour, salty, sweet, sour। दिस इज अ सेंसरी एक्टिविटी जिसमें हम गस्टेटरी सेंस यानी कि टेस्ट सेंस पे काम कर रहे हैं। मैंने पहले बच्चे को आइडेंटिफाई कराया, दिस इज सॉल्टी, दिस इज स्वीट एंड दिस इज सॉर, आइडेंटिफिकेशन कराया। देन उसको पानी में मिक्स करा रही हूँ, बच्चे को इन्वॉल्व कर रही हूँ इन द मिक्सिंग प्रोसेस, ताकि बच्चे का अटेंशन स्पैन भी बढ़े और बच्चे का इंटरेस्ट भी डेवलप हो। इसी तरह से प्रीवियस ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान्स में मैंने टेक्टाइल एक्टिविटी की, टेक्टाइल कैसे स्टिमुलेशन करना है, विजुअल स्टिमुलेशन एंड ऑडिटरी की काफ़ी एक्टिविटी शेयर करी हैं। आप पिछले प्लान्स में जाके वो देख सकते हैं। अब हमने सभी जो हैं कंपोनेंट्स को पानी में मिक्स कर दिया है। बच्चे को अब हम टर्न बाय टर्न टेस्ट कराएंगे और टेस्ट को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करेंगे। दिस इज सॉल्टी, दिस इज स्वीट, दिस इज सॉर। हम लोगों ने 2-3 बार बच्चे को ये प्रोसेस रिपीट कराना है ताकि उसको अच्छे से टेस्ट आइडेंटिफाई हो जाए। अब हमने जो है ग्लासेस को शफल कर देना है, बच्चे की आईज को क्लोज कर देना है ताकि वो विजुअली आइडेंटिफाई ना करे कि कौन से ग्लास में कौन सा फ्लेवर था। इस एक्टिविटी का हमारा मकसद है कि जो टेस्ट सेंस है बच्चे की उसको एक्टिवेट और उसको स्टिमुलेट करना, ताकि बच्चा उसी से इनपुट ले और उसको ही एक्टिवेट करे, ताकि बच्चे की वो सेंस प्रॉपरली काम करने लगे। ये कौन सा है? Salty. This? Sweet. This? Lemon. This? नेक्स्ट एक्टिविटी इज समरसोल्ट एंड रोल ओवर, क्योंकि अगर हमने प्रीवियस प्लान्स फॉलो किए हैं तो अभी बच्चे की कोर स्ट्रेंथ एंड मोटर प्लानिंग डेवलप हो चुकी होगी, तो ये वाला टास्क अब हम लोग उससे परफॉर्म करा सकते हैं। अब ये कराना कैसे है और सिखाना कैसे है, अगर बच्चा अपने आप नहीं कर पा रहा है, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ ए फाइन मोटर एक्टिविटी और ADL की एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जिसमें हम बच्चे की एक वोकेशनल ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं। ये मैंने एक टूल सेट लिया हुआ है, उसमें नट एंड बोल्ट्स हैं, तो उसको मैंने पहले उसको बंद करने के लिए दिया और फिर मैंने उसको एक रेंच दिया और उससे उसको खोलना है। अब पहले नट एंड बोल्ट को क्लोज किया तो फाइन मोटर एक्टिविटी है, अब रेंच से वो उसको ओपन करेगा, तो रिस्ट मूवमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चे के बायलेटरल कोऑर्डिनेशन कि कैसे दोनों हैंड को यूज़ करते हुए उसको टास्क परफॉर्म करने हैं, उस अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग काम करेंगे।
और जब हम थेरेपी एक्टिविटीज़ में नए नए प्रोडक्ट्स को, नई नई चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो उससे बच्चे की स्पीच पे भी हम लोग काम करते हैं। लाइक इसमें हमने यूज़ किया कि नट, बोल्ट, रेंच, पाइप रेंच, इससे हम लोग क्या करते हैं, प्लम्बर यूज़ करता है। तो वो सब कॉन्सेप्ट भी हम लोग साइड बाय साइड बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट एक्टिविटीज है स्पीच एक्टिविटी। प्रीवियस प्लान्स में हमने बच्चों की वर्ड फॉर्मेशन पे काम किया, अंडरस्टैंडिंग पे काम किया, और लास्ट वीडियो में हमने नेम स्पेलिंग पे काम किया। अब हम बच्चे की सेंटेंस फॉर्मेशन पे, कि स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस वो आइडेंटिफाई करे और बोल पाए। मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं ही, इज और शी के। अब बच्चे को नहीं आता है, मुझे ही बताना है उसे, ही, उसको रिपीट करवाना है बच्चे को, ही इज बॉय। तो अब इससे क्या होगा, बच्चे को अभी नहीं आता है, आप उससे बुलवा रहे हैं ही इज, तो बच्चा उसको देख रहा है, आइडेंटिफाई करेगा विद इन अ मंथ। आप देखेंगे डेली आप ये एक्टिविटी करा रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई होने लग जाएगा कि ये फ्लैश कार्ड आता है तो मुझे शी बोलना है, दूसरा फ्लैश कार्ड आ रहा है उसको इज बोलना है। तो साइट वर्ड्स की हम लोग बच्चे को आइडेंटिफिकेशन कराएंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने में उसका फ्लो बनवाएंगे। दिस इज अ पाउच। तो ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी रहती है बच्चों को सेंटेंस मेकिंग पर लेकर आने में। नेक्स्ट एक्टिविटी इज बैक क्रॉलिंग, वर्म क्रॉल। तो इसमें आप देखेंगे बच्चे को बहुत फोर्स लगाना पड़ता है अपने आप को पीछे मूव करने के लिए। तो इससे बहुत अच्छी हाइपर एक्टिविटी रिडक्शन होती है, बहुत अच्छी प्रोप्रियोसेप्टिव एंड वेस्टिबुलर एक्टिविटी है। साथ ही साथ ये स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ आर योगा एक्टिविटीज़। अभी मैं बच्चे से कोबरा पोज करा रही हूँ। इसमें बच्चे को अपने हैंड पे अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करना है, तो बच्चे की कोर स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छी इंप्रूव होगी एंड हैंड स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। योगा का सबसे अच्छा जो बेनिफिट रहता है वो काम डाउन करती है और बच्चे की अटेंशन बढ़ाती है। नेक्स्ट इज कैट एंड काउ पोज। कैट, काउ, तो इसमें बैक की मूवमेंट पे आप फोकस करेंगे कि जब बच्चा कैट कर रहा है और काव कर रहा है तो उसकी बैक ऊपर नीचे होना चाहिए। ये हम लोगों ने मिनिमम 10 काउंट्स तक रिपीट कराना है। और ये जो योगा पोजेज होते हैं ये रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन में भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं। नाउ दिस इज अ टेक्टाइल स्टिमुलेशन एक्टिविटी। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत सारी टेक्टाइल एक्टिविटीज शेयर की हैं। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग फोकस करेंगे। मैं यहाँ पर बच्चे की आर्म्स पे कोई भी शेप बना दूंगी और बच्चे को वो आइडेंटिफाई करनी है। कृष्णा को थोड़ा टेक्टाइल इशू है तो वो टच को इतना अच्छे से नहीं लेता है, बट हमें ये एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चे के टेक्टाइल इश्यूज डाउन आएंगे और वो टच को लेके सेंसिटिविटी रिड्यूस होगी। तो इस तरह से हमें लेटर फॉर्म करने हैं, शेप फॉर्म करनी है और बच्चे से आइडेंटिफिकेशन करानी है, तो बच्चे की अटेंशन भी बढ़ेगी। इसमें हमें बच्चे के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे जो है स्टिमुलेशन देना है और लिखना है। नेक्स्ट इज वेस्टिबुलर एंड अटेंशन एक्टिविटी। और साथ ही साथ अगर हम जंपिंग रोप सिखाना चाहते हैं तो दिस इज द इनिशियल स्टेप। मूविंग टारगेट देना है बच्चे को जंपिंग के लिए, ताकि बच्चा जंप को आइडेंटिफाई करे कि मूविंग टारगेट आता है तो कब जंप करना है और किस तरफ जंप करना है। नेक्स्ट इज अ वेरी गुड प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी। प्लैंक पोजीशन में शोल्डर टच मिनिमम 10 काउंट्स के लिए कराना है। ये एक्टिविटी एसटीएनआर और एटीएनआर रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन में भी हेल्प करती है। लास्ट एक्टिविटी इज अ ब्रेन जेम एक्टिविटी, जिसमें हम बच्चों की फिंगर डेक्सटेरिटी एंड बॉडी कंट्रोल पे भी काम कर रहे हैं। सो इस तरह से हम लोग किसी भी प्लान में 10 to 12 to 14 जैसा बच्चे का कैपेबिलिटी है, मिनिमम हमने 10-12 एक्टिविटी रखा है। बट अगर आपके बच्चे की कैपेबिलिटी अच्छी है, वो कर लेता है, तो आप और ज्यादा एक्टिविटीज ऐड ऑन कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर आप मिनिमम एक्टिविटीज, अगर जैसे बच्चे को कोई इश्यू भी नहीं है, आप ये एक्टिविटीज कीजिए, बच्चे में प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड अटेंशन में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। अगर बच्चे में इश्यूज हैं तो दीज आर मिनिमम एक्टिविटीज। मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ इतनी ही एक्टिविटीज सफिशियंट है बच्चे के लिए। ये उन पेरेंट्स के लिए हैं जो बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं और उनको लगता है कि मैं क्या करूं, कुछ तो करना चाहिए। सो दिस प्लान इज मिनिमम, बेयर मिनिमम। करना हमें बहुत कुछ है और जितना ज्यादा उतना अच्छा। मैं हमेशा इस चीज को एडवोकेट करती हूँ, मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस, मैक्सिमम स्टिमुलेशन। जितना ज्यादा हम बच्चे को स्टिमुलेशंस देंगे, एक्सपीरियंसेस देंगे, उतना ही उसको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उसके इश्यूज सॉल्व आउट होंगे। सो दिस इज मिनिमम सेट ऑफ एक्टिविटीज जिसमें हमने थोड़ा थोड़ा हर चीज को कवर किया है।
अगर ये फॉलो करते हैं, जिन बच्चों के कम इश्यूज हैं, तो दिस विल हेल्प आउट। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, मॉडरेट है, सीवियर है, या फिर कुछ और प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इश्यूज हैं, तो आपको उनकी सेपरेट एक्टिविटी करानी पड़ेगी। सो दिस प्लान, अब बात आती है मुझे कितना टाइम देना है। देखिए 1 आवर इट विल टेक, 1 से सवा घंटा। हो सकता है कभी कभी बच्चा 40 मिनट्स में भी इसको कर दे, हो सकता है इसको कभी कभी बच्चा सवा घंटे, मतलब अराउंड 75 मिनट्स 80 मिनट्स में भी करे। बट 1 आवर अगर मैं बात करूं आइडियली लगता है इन एक्टिविटीज को कवर करने में। ये कब करानी है, आप पूरे दिन में एक टाइम फिक्स करेंगे कि मेरे को 5 to 6 डेली वो टाइम देना है। मेक अ रूटीन एंड रूटीन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो बच्चे का कोऑपरेशन बढ़ेगा, आपको भी इजी होगा और बच्चे की ट्रांजिशन भी इजी होगी। कई बार पेरेंट्स क्या कहते हैं, मेरा बच्चा विलिंग ही नहीं होता है करने के लिए। आप एक दिन सुबह 11 बजे करा रहे हैं, एक दिन 3 बजे करा रहे हैं, एक दिन 7 बजे करा रहे हैं, बच्चे को ही नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है मुझे किस टाइम क्या करना है, और वो उस टाइम उसको वो चीज नहीं करनी है और आप उसको वो करा रहे हैं, तो ट्रांजिशन इज डिफिकल्ट। उसकी जगह पे आप एक फिक्स रूटीन रखिए कि 5 to 6 या 6 to 7 वट एवर योर टाइम जोन, आपको जो कंफर्टेबल लगता है उस टाइम पे मुझे कराना है, एंड डेली उसी टाइम पे कराना है। तो आप देखेंगे बच्चे का इजी ट्रांजिशन होगा, एक रूटीन और टाइम टेबल डेवलप होगा, तो बच्चे का कोऑपरेशन भी बढ़ेगा। द नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन जो हर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बाद वीडियो के बाद मेरे को आता है, मैम कितने दिन तक करानी है ये एक्टिविटीज। देखिए कोई भी एक्टिविटी का ये है, अगर बच्चा इजीली कर ले रहा है, आपने फर्स्ट टाइम कराया, सेकंड टाइम कराया और बच्चे ने एकदम अच्छे से कर लिया, तो आप उसको हटा के दूसरी एक्टिविटी एड ऑन कर दीजिए। मिड लाइन क्रॉसिंग की आपने एक एक्टिविटी रखी, अब बच्चा उसको बहुत विदाउट एनी इश्यू उसने कर लिया, ट्राई टू एड सम डिफिकल्ट एक्टिविटी, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल चैलेंज कीजिए। जितने ज्यादा आप बच्चे को चैलेंजिंग एक्टिविटी देंगे, उतना उनका मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ होगा। देखिए इजी एक्टिविटी पे स्टिक रहेंगे तो उनका एक लेवल वही एस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन जैसे जैसे हम कहते हैं ना हायर लेवल्स पे जाएंगे, उतना ज्यादा हम उनको चैलेंजिंग एक्टिविटीज देंगे, उतना ज्यादा उनका ग्रोथ होगा। तो वो एक्टिविटी हटा के मिड लाइन क्रॉसिंग की सपोज करो, इसमें से उसने क्लैप वाली एक्टिविटी 2 दिन में कर दी, टेक सम डिफिकल्ट एक्टिविटी, ताकि अब मैं उसको चैलेंजिंग एक्टिविटी दूंगी तो उसको भी फिजिकली एंड मेंटली ग्रूम होने में हेल्प आउट मिलेगा। तो दिस इज वन थिंग। द सेकेंड थिंग, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आपको मिनिमम 1 मंथ वो फॉलो करना है, और 1 मंथ के बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं, और फिर बीच में रिपीटिशन के लिए आपने 2-3 दिन, महीने में 2-3 दिन सभी एक्टिविटीज को रिपीटिशन के लिए कराना है, ताकि हम चेकआउट कर सके कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और वो भूले ना कि क्या उसका ग्रोस मोटर प्लानिंग और फाइन मोटर प्लानिंग सही से चल रहा है नहीं, या उसको याद है या नहीं। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई यूजुअली गेट, तो उसमें मैंने आंसर आपको दिया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि मेरा बच्चा नहीं करता या रोता बहुत है, बिल्कुल नहीं करना चाहता, उसका पार्टिसिपेशन है ही नहीं, इतना रोता है। देखिए जब आप रूटीन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और बिना डांटे, बिना अग्रेशन के आप उसको कराएंगे, देखिए डांटने और फर्मनेस, कहते हैं ना कड़कपन में फर्क है। डांटना, कृष्णा करते ही नहीं हो यार, हद हो गई, एक ये है कृष्णा यू हैव टू डू इट, आपको करना है। तो आप दोनों चीजों में डिफरेंस नोटिस कीजिए। जहां आप डांटना शुरू होंगे बच्चा दूर होना शुरू होगा, जहां आप कड़क होना शुरू करेंगे, फर्म, उसको पता है ये नहीं छोड़ेगी और ये करा के मानेगी। जब आप फर्मनेस के साथ बट प्यार, सटलनेस के साथ काम कराएंगे, तो बच्चे को पता है अभी डांट नहीं रही है, शी इज वेरी फर्म, इसको कराना है और ये कराकर ही छोड़ेगी, तो बच्चा विलिंगली 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में आना शुरू होगा, बैठना शुरू होगा। उसको पता है दिस इज माई रूटीन एंड शी विल डू इट, इसको इसी टाइम करना ही है और ये मुझे करा के ही छोड़ेगी। ये 1 घंटा मैं भी आई हूं, ये भी आई है, मुझे बाहर नहीं जाने को मिलेगा। एंड बिलीव मी, कृष्णव के साथ भी इनिशियली यही था, वो नहीं आना चाहता था, रूटीन बना तो उसको पता था भाई इस टाइम रूम में आना है, उसको ये भी पता था बिना पूरी एक्टिविटीज करे रूम नहीं, बाहर नहीं जाने को मिलेगा, तो मुझे करना है, चाहे मैं हंस के करूं चाहे मैं रो के करूं। ये ट्रांजिशंस हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, उसको धीरे 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 विद इन अ मंथ, मतलब उसको पता है कि भैया अब तो रूटीन है,
बिकॉज अगर मैं बात करूं ऑटिज्म में बच्चे रूटीन के लिए बहुत फिक्स्ड रहते हैं, वो उनको पता होता है कि ये करना है और वो करना ही है, दे आर वेरी फिक्सेटेड। तो जब वो फिक्सेशन आ जाए, फिक्सेटेड हो जाएगा, तो वो इजिली पार्टिसिपेट भी करेंगे और काम भी करेंगे। ठीक है, तो ये बात रहती है। अब नेक्स्ट चीज कि बिल्कुल नहीं कर रहे, फिजिकल प्रॉम्प्ट, फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट। आप बच्चे के पीछे बैठे, बच्चे को आपने अपनी गोदी में बिठाया, उसके दोनों हैंड्स को पकड़ा और आपने कराया 1-2 दिन। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बेटा, चलो मम्मा भी कर रही है। फिर दिस इज फिजिकल प्रॉम्प्ट एंड वर्बल प्रॉम्प्ट। फिर धीरे धीरे आपने क्या किया, उसके सामने बैठना शुरू किया, सामने से हैंड पकड़ के करवाना शुरू किया, 1-2 दिन वैसे कराया। फिर नेक्स्ट आप कर रहे हो और बच्चा कर रहा है, तो बच्चा देख रहा है कि मम्मी भी कर रही है, मैं भी करूंगा, तो वो बाय लुकिंग हो रहा है, वर्बल प्रॉम्प्ट के साथ हो रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसेस रहता है। धीरे धीरे ट्रांजिशंस लेनी है आपने। आप मान के चलिए कि आप सोचें फर्स्ट डे में ही मेरा बच्चा कर देगा, वो पॉसिबल नहीं है। अगर कर देता है तो वेल एंड गुड है। अब कृष्णव के साथ क्या है, ही इज रियली डूइंग वेल। आई वॉन्ट से ही हैज मच इश्यूज, मतलब उसको बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, बट ये सेंसरी इश्यूज हैं। तो कभी ऑन कभी ऑफ, कभी तो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, हम 1 घंटे में अराउंड 20-25 एक्टिविटी कर लेंगे, और कभी कभी इतने टेंट्रम्स होते हैं, इतना सेंसरी ओवरलोड होता है सेंसरी इश्यूज की वजह से, तो हम लोग 10 एक्टिविटीज भी बड़ा मुश्किल से कवर कर पाते हैं। तो ऑन एंड ऑफ वो आपको देखना पड़ेगा, यू आर द बेटर जज, क्योंकि आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं। बच्चे के साथ आपने कैसे काम करना है, क्या बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, मेल्ट डाउन नहीं आने देने हैं। पता चला बच्चे का मेल्ट डाउन आ गया और आप एकदम उसके साथ इतना रिजिड हो गए हैं, और फिर बच्चे को मेल्ट डाउन आ गया, तो वो आप मान के चलिए 2 घंटे आगे के भी खराब हैं और कोई कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। तो वो आपको जज करना है कि कहते हैं ना, डोर कितनी खींचनी है, उतनी ही खींचना जितना उसमें इलास्टिसिटी हो। ज्यादा खींच दोगे तो वो टूट जाएगी, और टूट जाएगी तो फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो यू आर द बेटर जज। आपको बिंग अ पेरेंट, आप उसके मदर हैं, फादर हैं, पेरेंट हैं, आपको पता है आपका बच्चा किस लेवल तक खींच सकते हो आप उसको, और कितना उसको करा सकते हो, तो वो आपको बेटर जज करना पड़ेगा। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जो मुझे मिलते हैं इस वीडियो के बाद। आई होप आई क्लियर्ड एवरीथिंग। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क, जिन लोगों ने भी प्रीवियस प्लान्स फॉलो किए हैं 1 to 9, प्लीज योर शेयर योर फीडबैक्स कि कैसा उससे रिजल्ट मिला और कैसा आपको बेनिफिट मिल रहा है, सो दैट जो न्यू पेरेंट्स हैं, जो अदर पेरेंट्स हैं, उनको भी मोटिवेशन मिले। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच।